अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है हमारे साथ एहसन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को। फाइनेंशियल मार्केट्स एक टर्म है, तो आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स को कहा क्या जाता है और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है और ये कैसे ट्रेड होती हैं। सो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डिफरेंट टाइप्स पे आने से पहले हम उनको डिस्कस करते हैं कि वो होती क्या है। फाइनेंशियल मार्केट्स में बेसिकली एसेट्स की सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, जिस तरह के स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, इक्विटीज ट्रेड होती हैं। कमोडिटीज़ मार्केट में गोल्ड ट्रेड होता है, सिल्वर ट्रेड होता है, वीट ट्रेड होती है, ऑयल ट्रेड होता है। इसी तरह हमारे पास फिर दो तरह की और बड़ी मेजर मार्केट्स आती हैं, जिसको मनी मार्केट कहते हैं, जिसके अंदर पैसों का लेन देन होता है। एक बैंक दूसरे बैंक को ओवरनाइट लेंडिंग करता है, या फिर कंज्यूमर्स को लेंडिंग करते हैं, या क्लाइंट्स को लेंडिंग करते हैं, वो मनी मार्केट आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाती है बॉन्ड्स की मार्केट। बॉन्ड्स की मार्केट में गवर्नमेंट और कॉरपोरेट्स अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं फिक्स टेन्योर के लिए और फिक्स रेट के साथ, जो कि बाय और सेल होते हैं मार्केट्स के अंदर। उसकी इंटरमीडिएटरीज कौन सी होती हैं, दैट इज़ डिफरेंट। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम है? अच्छा, कौन से ट्रेड exchange वॉल्यूम पे ट्रेड सबसे वॉल्यूम ज़्यादा? देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट्स में है। इक्विटी मार्केट्स बहुत बड़ी हैं। हर कंट्री की अपनी अपनी स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे इक्विटीज़ ट्रेड होती हैं, और उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा होता है। अच्छा दिल अफरोज, क्या आप हमें बता सकते हैं सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट कौन सी है जिसमें अच्छा, कैपिटल काफ़ी सबसे ज़्यादा trade होता लिक्विड मार्केट्स जो हैं वो मनी मार्केट्स हैं और बॉन्ड मार्केट्स हैं। जो खसूसी टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं। आप उनको चंद घंटों में, चंद मिनटों में बेच सकते हैं। इवन आपके पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स हैं या बिलियन ऑफ डॉलर्स हैं, आप उनको लिक्विडेट कर सकते हैं। मनी मार्केट तो ऑब्वियसली इट्स मनी, यू कैन गेट इट बैक एनी टाइम एज यू वांट। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर आएँ तो तीसरे नंबर पे हमारे पास इक्विटीज़ की मार्केट है। इक्विटीज़ की मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप अपने स्टॉक्स जाके मार्केट में कभी भी बेच सकते हैं और अपने पैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। फिर उसके बाद हमारे पास आती है कमोडिटीज़ की मार्केट। कमोडिटीज़ मार्केट लिक्विडिटी उसके अंदर कम इसलिए होती है कि वहाँ पे जो कमोडिटीज़ ट्रेड हो रही होती हैं वो बेसिकली मोस्टली यूटिलिटीज़ होती यूटिलिटी हैं। ऑयल हो गया, मेटल्स हो गए, कॉपर है, प्लेटिनियम है, प्लेडिनियम है, गोल्ड थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेटल है, लेकिन बाकी जो है वो यूटिलिटी मेटल्स हैं, जिसकी वजह से वो कंज्यूम होते रहते हैं। निकल हो गया, ये सारे कंजप्शन में रहते हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, तो इनकी लिक्विडिटी ठीक है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है कि आप कहें कि आपने अगर मेटल कोई ख़रीद लिया तो आप उसको बेच नहीं पा रहे। फिर उसके बाद ऑब्वियसली हमारे पास ऑयल आ जाता है और कुछ और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कमोडिटीज़ में, तो उनकी लिक्विडिटी इतनी हाई नहीं होती जितनी हाई लिक्विडिटी आपको मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट में मिल जाती है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होती है? बिल्कुल लीगली एक ही प्लेटफॉर्म है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जो पाकिस्तान में कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉर्पोरेशन को, बिल्कुल। पब्लिकली लिमिटेड, जिनके हम शेयर्स बाय कर सकते हैं, जो इक्विटी बिल्कुल मार्केट है। बिल्कुल और उसके बाद गवर्नमेंट इशू करते हैं सॉवरेन बॉन्ड्स, बिल्कुल ट्रेजरी बॉन्ड्स जिसको कहते हैं टी बिल्स। तो अगर हम पीएमएक्स देखें, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें ट्रेड होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ कमोडिटीज़ भी ट्रेड होती हैं, उसके ऊपर करेंसीज भी ट्रेड होती हैं जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं और अमेरिका के स्टॉक्स भी हैं। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो किसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है या लोग क्यों प्रेफर करते हैं? अच्छा, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हमारे पास जो दो एक्सचेंजेस हैं, एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरी हमारे पास पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है डेट इज़ मोर लिक्विड देन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और सेकंड, जब आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे जाके कोई ऑर्डर, ह्यूज ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में ड्रास्टिक मूवमेंट नहीं आती। फॉर एग्जांपल, आपके पास 50 करोड़ रुपए के पीएसओ के शेयर्स पड़े हुए हैं, यू वांट टू गो इन द मार्केट एंड सेल देम, यू कांट डू दैट वेरी रैपिडली विदाउट पुटिंग एन इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस। अगर आप जाएंगे मार्केट में 50 करोड़ रुपए के शेयर्स एकदम मार्केट में फेंक देंगे तो एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो कि 50 करोड़ के शेयर्स डंप कर रहा है। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल यू गो इनटू द पीएमईएक्स, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, और वहाँ पे जाके आप 50 लाख रुपए का या 50 करोड़ रुपए का भी ऑयल सेल करते हैं, अगर आपने बाय किया, अपनी स्क्वायर ऑफ करते हैं पोजीशंस को, तो इट वुडंट मेक
ह्यूज डिफरेंस ऑन द प्राइस। तो जो कमोडिटी मार्केट है जो पीएमएक्स जी। रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें इम्पैक्ट क्यों नहीं आएगा? इस वजह से कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज इससे ज़्यादा बड़ा और इसमें ज़्यादा वॉल्यूम है। बेसिकली जो पाकिस्तान की तरफ से वॉल्यूम जा रहा है सीएमई में, जो ओवरऑल वर्ल्ड की जो एक्सचेंजेस हैं वो बेसिकली इंटरकनेक्टेड है। ऑयल का जो रेट है आपको, क्रूड ऑयल का, अगर पाकिस्तान में $70 पर बैरल मिल रहा है तो आपको दुनिया के किसी भी कोने में वो $70 पर बैरल ही मिलेगा। ये इंटरनेशनल मार्केट है बेसिकली। अच्छा, अब देखा जाए कि प्राइस इम्पैक्ट क्यों नहीं आता। प्राइस इम्पैक्ट कैसे आएगा? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप कितने ही $1 मिलियन की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे, $100 मिलियन की, $200 मिलियन की, जबकि मार्केट का जो वॉल्यूम है वो 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर तक का है। तो अगर आप उसको देखें $100 मिलियन या $200 मिलियन को, तो वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, तो सारी प्राइसेस उधर से ड्राइव होती हैं। अच्छा, उधर से ड्राइव नहीं होती बेसिकली। जो मार्केट्स हैं, वर्ल्ड मार्केट्स हैं, दे आर बेसिकली जो कमोडिटीज़ की हैं, इक्विटीज़ की नहीं, इक्विटीज़ की डिफरेंट मार्केट्स हैं। अच्छा, जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं कमोडिटीज़ की, दे आर इंटरकनेक्टेड। अब वो आप कह सकते हैं कि सीएमई में इंटरकनेक्टेड है, वहाँ पे सारे ऑर्डर्स चले जाते हैं क्योंकि दैट इज़ द बिगेस्ट मार्केट। ट्रेड्स ड्राइव नहीं होते, वहाँ पे भी ऑर्डर जाता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज जो है अपने ऑर्डर्स आगे लेके जाती है, सीएमई को देती है, सीएमई उनको फिर प्लेस कर देता है ऑर्डर बुक पे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अपना क्रूड ऑयल नहीं है तो हम ट्रेड उसको नहीं कर सकते। अगर हमारा अपना क्रूड ऑयल होता तो हमारी अपनी प्राइसिंग होती है उसकी, हमारा अपना गोल्ड, हाँ गोल्ड ट्रेड होता है यहाँ पे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में तोला में भी, तो उसकी प्राइसिंग में और इंटरनेशनल प्राइसिंग में डिफरेंसेस चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वीट है, जो वीट है वो लोकल के हिसाब से ट्रेड हो रही होती है। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन है, कॉटन इंटरनेशनल भी मिल जाती है, लोकल भी मिल जाती है, और उनके रेट्स में डिफरेंट होता है। अब जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इंटरलिंक्ड हैं, उनके रेट्स जो है ऑलमोस्ट सेम चल रहे होते हैं हर जगह पे फ्यूचर की बेसिस के ऊपर। तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि रेट्स ड्राइव होते हैं, वो बेसिकली ड्राइव नहीं होते, वो वहाँ पे ही जो है सेलर और बायर मिल रहे होते हैं और आपस में ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। चलें, अभी तक हमने कवर कर लिया स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो है, और कमोडिटीज़ के अंदर। इसके बाद फॉरेक्स मार्केट आ जाती है जिसमें करेंसीज एक्सचेंज होती हैं। ये मनी मार्केट फॉरेक्स मार्केट ही होती है बेसिकली। अब आप पूछ सकते हैं मनी मार्केट क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि मनी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट इसको? हाँ, मनी मार्केट बेसिकली सबसे बड़ी मार्केट है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड करनी या फिर आपने मुल्क से बाहर जाना, यू नीड डॉलर्स, या फिर आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ की करेंसी चाहिए। अब लाखों की तादाद में लोग टूरिज़्म और आना जाना करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, बिजनेस की वजह बिजनेस से भी होते हैं। बिजनेस में मैं दूसरी तरफ आता हूँ, अभी आई एम ऑन टू द रिटेल सेक्टर की तरफ हूँ। अच्छा, अब आपने जाना है, हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने ट्रैवल करना है एक जगह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो यू कैन इमेजिन कि कितना पैसा मूव हो रहा है डेली बेसिस पे। अच्छा, अब ये है रिटेल। इसके अलावा आपने एक तो आना जाना, उसके अलावा आपने जो चीज़ें भी खरीदनी, कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से जो पेमेंट्स करते हैं, नेटफ्लिक्स की और भी 3-4, स्पॉटिफाई हो गया, और डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस आप बाई करते हैं तो आप अपने कार्ड से पे कर रहे होते हैं, तो वो पैसा मूव हो रहा है बेसिकली, कन्वर्ट होता है डॉलर में और फिर वो पेरेंट कंपनी को चला जाता है। अच्छा, अब ये रिटेल की बात हमने कर ली, इसका वॉल्यूम तो है ही है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अब होलसेल, यहाँ पे जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने माल मंगवाना है और पैसे भेजने हैं। अब यहाँ पे कम्स इन बैंक्स। अब बैंक्स जो हैं वो इतना ह्यूज वॉल्यूम जनरेट करते हैं क्योंकि इनकी पेमेंट्स जो होती हैं वो क्वार्टरली होती हैं, इसीलिए जो आप देखेंगे जो करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 30 डेज़ के होते हैं। इन्होंने या तो क्वार्टरली सेटलमेंट करनी होती है या फिर मंथली सेटलमेंट करनी होती है, और ये एक दफ़ा में ही, आपने ये भी कभी कभी सुना होगा कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स इतने ज़्यादा गिर गए एकदम से, वो क्यों गिरते हैं? हाँ, सरप्लस भी हो जाते, सरप्लस तब होते हैं जब इन्होंने पेमेंट्स नहीं करती, वो सरप्लस हो जाते हैं। जब इन्होंने पेमेंट्स करनी होती है एकदम रैली सी आती है और वो सारे
क्या कहते हैं जैसे ले भी जाती पिछले है। कुछ सालों में क्रंच काफी ज्यादा आ गया था, पेमेंट्स हो गई थी, business डॉलर हो गई क्रंच आ थी, जाता है, डॉलर एयरलाइंस क्रंच। की टिकटों की पेमेंट तक रुक गई थी यहाँ से, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि LCs नहीं ओपन हो रही थी। डॉलर्स हमारे पास खत्म हो गए थे। हमने पेमेंट्स कर दी थी, बहुत ज़्यादा पेमेंट्स कर दी थी, क्योंकि हमने चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की थी, तो उनकी पेमेंट्स रह गई थी। तो हमने वो पेमेंट्स जब कर दी तो हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए। अब वो जो है पेमेंट्स इतनी ज़्यादा मूव हो रही होती हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, सर्विसेज चाहिए, ये वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। इवन जेमी डायमंड सेड वी मूव ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स ऑन द Every डेली day. बेसिस। जेमी डायमंड जो चेस का, जेपी JP Morgan, मॉर्गन चेस। वो तो चले बैंक आ गए इंस्टीट्यूशन लेवल पे, बेसिकली मनी मार्केट्स आर रिलेटेड टू बैंक्स, क्योंकि बैंक्स ही इनको डील डील करते करते हैं हैं मनी मार्केट्स। और गवर्नमेंट्स भी बैंक्स के पास ही जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मनी मार्केट्स के बाद आ जाता है टी बिल्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स या सॉवरेन वेल्थ बॉन्ड्स, या डिफरेंट इसके नाम है। पाकिस्तान में आजकल एक सुकूक भी चल रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, पहले तो लेट मी करेक्ट यू कि स्कूक्स बेसिकली बॉन्ड्स नहीं होते। लोग कहते हैं कि स्कूक्स हाँ, bond है। मैं उनको भी आजकल करेक्ट आप- करता चलूँ कि स्कूक बेसिकली एक इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट है। Yes. उसके ऊपर सबसे मेजर चीज़ जो है टू लुक आफ्टर, उसके ऊपर सॉवरेन गारंटी नहीं होती। उसके अंदर यू ऑन द एसेट। फॉर एग्जांपल ये कप है, इसके 100 हिस्से करते हैं, 100 हिस्से कर दिए, ₹1 का एक हिस्सा है। आप जब इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं ₹1, तो एक हिस्सा आपको दे दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये कप टूट जाए तो उसके अंदर आपका लॉस होगा। अब इसके अंदर से जो मैं इसको किसी को दे देता हूँ इस्तेमाल करने के लिए, और मैं कहता हूँ कि आपने मुझे इसके पैसे देने हैं पानी पीने के, तो जो पानी पीने के पैसे हैं वो होगी रेंटल यील्ड, जो कि इन्वेस्टर्स को दी जाएगी। लेकिन इसके अंदर आपका रिस्क एक्सपोजर होता है। उसको कम करने के लिए कुछ इंश्योरेंस के इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं ताकि जो रिस्क है वो कम हो जाए। अच्छा, स्कूक्स बॉन्ड्स नहीं, या वी पुट देम इन अनदर कैटेगरी, इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट है वो। हम आ जाते हैं बॉन्ड्स की तरफ। जो सबसे शॉर्ट टर्म पीरियड का जो बॉन्ड होता है जिसे टी बिल कहते हैं, वो 3 मंथ्स का होता है। आप 3 मंथ्स के लिए वो टी बिल बाय करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हाउ इट वर्क्स, टी बिल ऐसे काम करता है कि आपने एक ₹100 की फेस वैल्यू का टी बिल खरीदा विद द रेट डिस्काउंट रेट ऑफ 10% जो चल रहा है। अब उसकी जो कैलकुलेशन है आपने की वो कोई अराउंड 99, 98, 97 रुपीज़ की आएगी। अब आपने 97, 98 रुपीज़ दिए और वो ले लिया। अब आपने जब जाना है, अब आपने जब रिडीम करने जाना तो आपको 3 माह बाद ₹100 मिलना है, आपको फेस वैल्यू मिलनी है। आप पे डिस्काउंट वैल्यू करते हैं, आपको रिसीव फेस वैल्यू होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स जो कि 1 साल प्लस होते हैं, वो मीडियम टर्म भी होते हैं और उसके अंदर लॉन्ग टर्म भी होते हैं जो कि 10 साल से लेके 50 साल तक जाते हैं। 1 साल से लेके 3 साल तक इज़ नॉर्मली मीडियम टर्म। अच्छा, उसके अंदर आपको कूपन्स भी मिलते हैं। फॉर कूपन्स क्या होते हैं, आपने पैसे दे दिए, फुल पैसे दे दिए, तो आपको हर 3 माह बाद, 1 माह बाद, अब वो जिस तरह भी डिसाइड हुआ होता है बॉन्ड का, वो आपको मिलता रहता है, वो अमाउंट आपको मिलती रहती है। या फिर उसके अंदर एक हाइब्रिड मॉडल ये भी चलता है कि आपने डिस्काउंट पे ले लिए और उसके अलावा आपको कूपन भी मिलने हैं, तो ये भी होता है। अब जो बड़े लार्जर टाइम फ्रेम के बॉन्ड्स होते हैं जो कि 50-50, 10-10 साल तक चलते हैं, उनका मोस्टली यही होता है कि आपको कूपन्स मिलते हैं। आपने अमाउंट पे कर दी फुली, आपने फेस वैल्यू ही पे करनी है, डिस्काउंट वैल्यू नहीं पे करनी। फेस वैल्यू पे कर दी, अब आपको कूपन्स मिलते जाने हैं। फॉर एग्जांपल लेट से ₹1000 है, ₹1000 का वो बॉन्ड है, आपको उसके ऊपर यील्ड मिलती है 10%, लेट से 10%, 10% ₹100 बनता है। ₹100 वो डिवाइड कर देते हैं 12 मंथ्स के ऊपर, तो वो आपको हर महीने उतनी अमाउंट मिलती जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा दिलफरोज, आप बता सकते हैं कि 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं रिटेल, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट्स आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं कि किस इन्वेस्टर के लिए कौन सी मार्केट ज़्यादा अच्छी है? अच्छा, सबसे पहले चीज़ किसी भी इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है लिक्विडिटी। उसका जो एसेट है कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको मोस्टली लिक्विडिटी के इश्यूज नहीं आते, तो वो किसी भी मार्केट में इजीली एंटर हो सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लिक्विडिटी का कुछ कंसर्न होता है थोड़ा बहुत, उनको तो लॉन्ग टर्म और उनकी जो पेमेंट्स होती हैं वो कोलेट्रल भी रखवा सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को बैंक्स में, तो उनको लिक्विडिटी का थोड़ा सा जो इशू होता है वो रहता ही रहता है, लाइक दे कांट सॉल्व दैट। तो इसीलिए वो अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर देते हैं ताकि लिक्विडिटी
हर वक्त जितनी उनको रिक्वायर्ड है वो उनके पास मौजूद रहे। उनको इस चीज़ से ज़्यादा गर्ज नहीं होता कि उनके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं या ज़्यादा गेन्स हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म में मतलब हाँ, कि शॉर्ट टर्म में रोजाना भी, या लॉन्ग टर्म पे भी वो इतना इस चीज़ को नहीं देखते। क्योंकि रिटेल तो एक दिन में 10 दफा अपना पीएनएल चेक करता है। हाँ, जो रिटेल इन्वेस्टर का इशू है वो यही इशू है, मेजर इशू यही है कि वो हर वक्त अपना चेक P&L करता रहता, portfolio P&L check। पोर्टफोलियो चेक करता रहता बार बार कि मुझे कितना गेन होगा। जो इंस्टीट्यूशनल है वो 10-10 साल तक बैठे रहते हैं, किसी स्टॉक को लेके बैठे रहते हैं, वो उसको रखे रखते हैं क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म गेन होती है, गेम होती है। कहीं भी उनको लिक्विडिटी का इशू आता है तो वो फिर देखते हैं कि जल्दी से लिक्विडेट करके तो उसको सेटल करते हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स को लिक्विडिटी का कतन इशू नहीं आता। दे कैन प्रिंट मनी। हाँ, दे कैन प्रिंट मनी, दे कैन बेसिकली लाइक इशू टी बिल्स एट एनी टाइम। अच्छा, अब गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट किधर करती है? गवर्नमेंट्स बेसिकली उन जगहों पे इन्वेस्ट करती है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, एक ज़माना था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पीटीसीएल के सबसे ज़्यादा शेयर थे। क्यों थे? वो इसलिए थे कि वो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना कंट्रोलिंग शेयर कम कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक बड़ी इम्पोर्टेंट एंटिटी आती है पाकिस्तान को देखते हुए, जिसे कहते हैं OGDCL, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। अच्छा, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स, गैस रिजर्व्स और एक्सट्रैक्शन वगैरह को कंट्रोल एक्सप्लोरेशन करती है बेसिकली, और कंट्रोल भी करती है उनको सारों को। तो इसीलिए गवर्नमेंट के वहाँ पे कंट्रोलिंग शेयर्स है 51% से ज़्यादा। पीआईए भी इसी स्ट्रेटेजिक में जी, पीआईए भी इसी स्ट्रेटेजी में आती है। फिर कुछ और कंपनीज है जहाँ पे रेलवेज बेसिकली पब्लिकली ट्रेड नहीं होती, तो इसीलिए उसको नहीं कह सकते। लेकिन कुछ फर्टिलाइज़र की कंपनीज है जो कि बहुत बड़ी हैं, अगर वो खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो ये मुल्क भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो वो एक डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच जाएगी, क्योंकि कुछ खाने को नहीं बचेगा। तो इसलिए ये गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटेजिकली अपनी को प्लेस करती है इन्वेस्टमेंट्स को। बेसिक गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं होता कि पैसे कमाने हैं या फिर प्रॉफिट लॉस का इशू नहीं होता गवर्नमेंट को इशू ये होता है, पॉलिटिकल इशू होता है बेसिकली गवर्नमेंट को। तो वो इसलिए स्ट्रेटेजिकली अपनी प्लेसमेंट करती है, जिसकी वजह से चीज़ें स्टेबल रहती हैं। अच्छा, एक बात आती है कि चाइना अमेरिका को पैसे देता है, कि जैसे अब चाइना का जो टोटल अमेरिका ने उधार देना है चाइना को, वो $800 बिलियन। जो चाइना उसने यूएस के बॉन्ड्स बाय किए हुए हैं 800 बिलियन के, और उन बॉन्ड्स के ऊपर चाइना को रिटर्न भी मिल रहा है। उन रिटर्न्स के ऊपर चाइना अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। बिल्कुल। और जो अमेरिका है उससे 800 बिलियन के बॉन्ड्स के लिए जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है रिटर्न्स के लिए, वो अपने कहाँ से इकट्ठा कर रहा है? टैक्स की सूरत में। वो टैक्स की सूरत में होता है। देखे ना, लोग इसको बेसिकली बुरा समझते हैं कि जी यूएस ने बहुत ज़्यादा डेट देनी है। डेट इज़ नॉट बैड। आपको मैं कहता हूँ यार मुझे 1000 रुपया दो, अगले 50 सालों में मैं आपको 1000 रुपया वापस करता रहूँगा। अब मैं आपको एक रुपया भी ज़्यादा है, एक रुपया, हाँ, यानी कि एक रुपया हर महीने भी ज़्यादा है। हाँ। तो इट्स नथिंग। तो अगर वो $800 बिलियन उन्होंने दिया हुआ है उनको, चाइना वालों दिया नहीं हुआ, उन्होंने बाय किया चाइना ने बेसिकली। तो उन्होंने जो $800 बिलियन चाइना को दे के अपने डॉलर्स बाय बैक किए हुए हैं, वो ऑब्वियसली उससे डबल बिजनेस कर रहे हैं, और वो थोड़ा थोड़ा चंक जो है चाइना को देते जा रहे हैं कि यू कैन हैव इट। वो भी वो टैक्स से निकालते हैं और वो उनको देते जा रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं। जो यूएस की करेंसी है, यूएस डॉलर, वो बहुत डोमिनेंट है ग्लोबल रिजर्व करेंसी। हाँ, और वो कभी भी अपने डॉलर्स प्रिंट करके दे के चाइना को तो अपने बॉन्ड्स वापस खरीद सकते हैं। हाँ, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी उनकी, लेकिन यू नो कि हाउ दे कैन मैनेज इट। अच्छा, आज हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल मार्केट जी, इसमें हमने मनी मार्केट्स को डिस्कस किया, उसके बाद कमोडिटीज, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेजरी बॉन्ड्स को, टी बिल्स, और इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर्स की 3 टाइप्स हैं, इंस्टीट्यूशनल, रिटेल एंड गवर्नमेंट। हमारी जो वीडियोस हैं ये ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर की। तो रिटेल इन्वेस्टर पाकिस्तान में तो इतने एजुकेट ही नहीं है ना कि उनको थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च की जाए, या वो रिसर्च करें, अपनी इन्वेस्टमेंट स्मार्ट करें। या अक्सर होता है कि लोगों ने इतने पैसे स्टॉक मार्केट में ज़ाया कर लिए, वो क्यों ज़ाया कर लिए? तो इसकी कोई एजुकेशन के कोई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ से अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट कर लें ताकि उनके पैसे जो हार्ड अर्न मनी है वो बच सके? हाँ, देखें, जो 2 तरह की चीज़ें हैं ना,
कि एक वो इन्वेस्टर है जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं है और उसके पास टाइम नहीं टाइम है। नहीं, वो फिर उसके पास ये टाइम भी नहीं है कि वो एजुकेशन भी ले सके। वो तो अच्छा, किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हाँ, के वो पास तो जा एसेट जो लीगल एसेट लीगल, मैनेजमेंट ऑब्वियसली कंपनीज लीगल, हैं जो कि SECP से रजिस्टर्ड। जो कि म्यूचुअल फंड्स रन कर रही हैं और वो लिस्टेड है मुफाब पे, MUFAP मुफाब पे, वहाँ पे जाके अपना देख सकता है कि कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कौन सा फंड अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास टाइम भी है और वो एजुकेट करना चाहता है अपने आप को और वो अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है, तो ऑब्वियसली ये चैनल मौजूद है जहाँ पे वो आके चीज़ों को देख सकता है, सीख सकता है और आगे हमसे पूछ भी सकता है। अगर वो आके कमेंट में हमें कहते हैं कि जी सर्टन टॉपिक्स टॉपिक के ऊपर वीडियोस तो बना हम दें, रेडी तो वी श्योर विल मेक ऑब्वियसली वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हाँ, वी विल मेक दैम। तो ये प्लेटफॉर्म ही बेसिकली हमने इसीलिए स्टार्ट किया कि हम लोगों को सिखा सकें और वो ग्रो कर सकें। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही था। मज़ीद आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर कर दें और अपनी क्वेरीज को नीचे कमेंट बॉक्स उन में लोगों के साथ टाइप शेयर करें करके। जो ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में लॉस बहुत करवाते हैं, उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।